डोंगरी में दाऊद की मौजूदगी लगातार ताकतवर होती जा रही थी। वह अभी एक लड़का ही था, जबकि उसने अपनी काबिलियत और पैनी अक्ल के साथ अचूक तरीके से योजनाएं बनाने की लियाकत से लोगों को हैरत में डाल रखा था। यंग पार्टी भी ख्याति हासिल कर रही थी और अब उसकी गतिविधियां ईद ए मिलाद के उन जुलूसों तक सीमित नहीं रह गई थी जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। अब वह पैसे ऐंठने के लिए कुख्यात हो चुकी थी। वे अब गरीब परिवारों की शादियों और कफन दफन के खर्चों की पूर्ति के नाम पर हनीफ कट्टा और सईद राजी उर्फ रज्जी के साथ मिलकर कुछ गिने चुने लोगों से नहीं बल्कि सभी से पैसे ऐंठते थे। रईसों से कहा जाता कि वे गरीबों की शादियों के लिए तैयार किए कोष या कफन दफन के खर्चों के लिए या तो दान दें या फिर दाऊद के कोप का सामना करें। कुछ तो लोगों के जज्बातों का और कुछ अपने आतंक का फायदा उठाते हुए दाऊद और उसके साथियों ने जालसाजी की पक्की योजना तैयार कर ली थी। बेशक यंग पार्टी मौलाना जियाउद्दीन बुखारी के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बुखारी का अब यंग पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रह गया था और पार्टी खुद ही आपराधिक गतिविधियों का मंच बन चुकी थी, भले ही ये गतिविधियां अहिंसक किस्म की थीं। वह घटना इसी वक्त 1974 के आसपास की थी, जब बाशु ने इब्राहिम कसकर और सबीर की बेइज्जती की थी। जिस मुश्किल का सामना दाऊद कर रहा था वह बहुत भारी थी। वह वाकई अपने पिता और भाई से बहुत प्यार करता था। वह कितना ही निडर क्यों न हो, जहां उसके पिता और भाई का सवाल था, उनकी मौजूदगी में उसका सिर प्यार और इज्जत से हमेशा झुक जाता था। बाशु जो एक निरा गुंडा था, उसने उन दोनों को जलील किया था, यहाँ तक कि वर्षों से जो एहसान वह करता आया था उनको भी उसने गिनाया था। दाऊद ने जितना ही इसके बारे में सोचा, ये हिसाब उसे उतना ही गलत लगा। उसे मालूम था कि बाशु पर उसके पिता के कितने एहसान थे। बाशु की तस्करी का ढेरी सामान इब्राहिम करकर की मदद से छूटा था। जब नाशु का माल गोदी में पकड़ा जाता तो इब्राहिम हमेशा कई दिनों तक घर से बाहर रहकर उसे छुड़ाने के लिए तरह तरह की सौदेबाजियां करता और लोगों के एहसान मोल लेता फिरता था। उसके पिता ने बाशु को अपनी मर्सिडीज और सफेद रंग के खास जूते खरीदने के लिए करोड़ों रुपए बनाने में मदद की थी, जिसके बदले में उसने दाऊद के परिवार को समय समय पर मामूली सी खैरात दी थी और उन जरा से पैसों के बदले में उसने दाऊद के परिवार को बेइज्जत किया था। इसे किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जा सकता था। रहीम चाचा ने उसे समझा बहलाकर शांत करने की कोशिश की, गुस्सा अच्छी बात नहीं, चलकर बाशु भाई की गलतफहमी दूर करो, लेकिन उसके उपदेशों से दाऊद के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। दाऊद किसी भी दूसरे के सुझाए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि बाशु को मरना होगा। बहुत ही ठंडे अंदाज में, जो अपने आप में डराने वाला था, दाऊद ने टेढ़ा जवाब दिया, बाशु भाई को ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। इन शब्दों को सुनकर रहीम चाचा का खून जम गया। जुमे की नमाज अभी अभी खत्म हुई थी और वह शुक्रवार की तपती दोपहर का 2 बजे का वक्त था। बाशु दादा ने मस्तान तालाब के करीब की एक मस्जिद में अपनी नमाज अदा की थी। दाऊद और उसके गिरोह के लोग बाशु के इंतजार में थे। हनीफ कट्टा, रज्जी, सुल्तान, अबू बकर और सबीर उसके साथ थे। सबीर बाशु पर वार करने के पक्ष में नहीं था, उसे बदले की कार्रवाई का डर था और यह बात उसने दाऊद को कही भी थी। लेकिन दाऊद अपना मन बना चुका था। वे सब एक साथ जे स्क्वायर से थोड़े ही आगे पीर खान स्ट्रीट पर खड़े थे और मेहराबी गलियारे से बाशु के आने का इंतजार कर रहे थे। यह कोई लंबा इंतजार नहीं था, क्योंकि दाऊद ने पूरी कार्रवाई का खाका बहुत बारीकी के साथ तैयार किया था। उन्होंने सही वक्त पर बाशु को अपने पहलवानों के साथ नमूदार होते देखा। दाऊद की हिदायत के मुताबिक गिरोह ने डॉन पर सोडा वाटर की बोतलें और इस्तेमाल किए हुए बल फेंकना शुरू कर दिया। हथियार के रूप में सोडा वाटर की बोतलें। ये पहली बार हो रहा था। बहरहाल गिरोह ने लगातार बोतलें फेंकना जारी रखा, यहाँ तक कि वे राहगीरों पर भी पड़ती रहीं। अगर आसपास के लोग सहमे हुए थे तो बाशु भी सन्न रह गया था। पहली बात तो ये कि आज तक बाशु दादा पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था, और इससे भी बड़ी तौहीन की बात ये कि उस पर हमला करने के लिए हथियारों के तौर पर सोडा वाटर की बोतलें चुनी गई। ये पहली बार था जब इस तरह की घटना घटित हुई थी, लेकिन बाद के सालों में जो दंगे हुए उनमें बोतलों का इस्तेमाल आम हो गया था। शुरुआती झटके से उबरने के बाद बाशु ने खुद को संभाला और दाऊद से अकेले ही दो हाथ करने का फैसला किया। बाशु जानता था कि उसके साथ दाऊद का कोई मुकाबला नहीं है और दाऊद खुद भी इस बात से बेखबर नहीं था। यहाँ तक कि उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि बाशु ऐसा से बाशु को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह बाशु पर एक के बाद एक कुछ कर सकता है, इसलिए इसके पहले कि इसकी नौबत आती उसने खासतौर बोतलें बरसाता रहा, जबकि उसके लड़के दूसरे पहलवानों से निपटने में लगे रहे। आखिर एक पहलवान किसी तरह काली मर्सिडीज को पार्किंग की भीड़ से निकाल कर ले आया। बाशु और उमर पहलवान अब तक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे
और बाशु ने कार को अपनी तरफ आते देखा तो उसे लगा कि ऐसी हालत में जबकि ये लोग उन पर इस तरह काबिज हो चुके हैं, यहाँ से खिसक लेने में ही अक्लमंदी है। डॉन और उसके पहलवान कार में घुस गए, यहाँ तक कि जब वहां से हताश होकर भागने की कोशिश में कार ने गति पकड़ ली तो कुछ को खिड़कियों के रास्ते कार में घुसना पड़ा। दाऊद और उसके लड़कों ने बोतलों और बल्बों का अपना हमला जारी रखा, यहाँ तक कि जब गिरोहबाज भागे तो लड़के कार की पिछली खिड़की और टेल लाइट्स तोड़ने में कामयाब रहे और इस तरह उन्होंने उस महंगी कार की भड़कीली सूरत को भरपूर तसल्ली भर बिगाड़ कर रख दिया। जब कार चली गई तो लड़कों ने अपनी इस अनोखी फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन दाऊद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे तसल्ली नहीं हुई थी, बाशु के साथ उसका हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ था। अभी वह उसे न तो सबक सिखा पाया था, न ही अपना पूरा बदला ले पाया था। अपनी मोटरसाइकिलें उठाकर गिरोह के लड़के टेमकर मोहल्ला पहुंचे, जहां बाशु के अहम को सहलाने के लिए उसका दरबार और अखाड़ा खड़े किए गए थे। रिवायती अखाड़े आयनों से घिरी बड़ी सी गोलाकार जगह होती है, जहां लोग भारी वजन उठा सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं और खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। बाशु के अखाड़े में एक खास बात थी, उसके अखाड़े में बादाम का शरबत बनाने की मशीन को इज्जत की जगह ही गई थी। दाऊद ने हॉकी स्टिक के साथ दीवारों पर धावा बोला। बाशु द्वारा की गई अपने पिता की बेइज्जती को याद करते हुए उसने आयनों को चकनाचूर कर दिया। दाऊद और उसके गिरोह ने मिलकर समूचे अखाड़े को तबाह कर दिया, आयने, फर्नीचर, साजो सामान, यहाँ तक कि शरबत की मशीन को भी। उसने बाशु दादा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस घटना के बाद बाशु अपनी शक्ल का सामना करने के काबिल नहीं रहा और उसने सार्वजनिक जीवन से रुखसत ले ली। अखाड़ा बाशु और उसकी आबरू का अंदरूनी हिस्सा था और जब ये पूरी तरह तबाह हो गया तो वह खत्म हो गया। जब किस्मत करवट लेती है तो वफादार नौकर भी साथ छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश करने लगते हैं। फिर बाशु के साथ भी ऐसा क्यों न होता। इस घटना के बाद जल्दी ही बाशु को बंबई पुलिस द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के 1 साल की गैर जमानती कैद के प्रावधान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तेली मोहल्ला की जिम्मेदारी खालिद पहलवान को सौंप दी गई। यह एक अच्छा मौका था उस चाल के लिए जो बाद में जल्दी ही दाऊद के ठप्पे के साथ उसकी अपनी खास चाल के रूप में पहचान बनाने वाली थी। बाशु का दायां हाथ होने के बावजूद खालिद की गिनती बाशु की जागीर के छोटे मोटे मातहतों में होती आई थी। दाऊद ने बाशु के इस उत्तराधिकारी की वफादारी जीतने के लिए तेजी से चाल चली। उसने खालिद को यह एहसास कराने में जरा भी चूक नहीं की कि उसके मन में उसके प्रति किसी किस्म की दुश्मनी या अदावत का भाव नहीं है और अगर खालिद उसके साथ काम करने को राजी हो तो उसे खुशी होगी। इस तरह दाऊद ने एक ही चुस्त चाल से बाशु के पर कतर दिए और उसके शासन का अंत कर दिया। इसके बाद जेल से वापस आने के बाद भी बाशु ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और टेमकर मोहल्ला में कभी कदम नहीं रखा। वह हैदराबाद और वाल्केश्वर के अपने घरों में अपना वक्त गुजारने लगा और आगे से उसके बारे में शायद ही कभी सुनने को मिला हो। इस तरह से दाऊद ने एक झटके में उस समय के इतने बड़े डॉन बाशु दादा को सीन से आउट कर दिया और अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लिया। अब आगे की कहानी में सुनेंगे कि कैसे हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले में पहला मर्डर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।